अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। आपको हमारे चेहरे यकीनन खिले खिले दिख रहे होंगे क्योंकि मौसम के असरात हैं। बिल्कुल। और मौसम इस कदर शिद्दत से तब्दील हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही क्लाइमेट चेंज है या फिर एक आजमाइश है हमारे महकमा मौसमियात के लिए। बिल्कुल, क्योंकि महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन कुछ करते हैं, होता कुछ है। शहर लाहौर के इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है, मौसम खुशगवार हो चुका है। गरज चमक के साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला रात भर से जारी है और शहर का मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं की रफ्तार भी जो है वो बड़ी तेज़ है, 14 किलोमीटर फी घंटा है। और फिर उसके अलावा हवा में नमी का तनासुब 59% है। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी कहा जा रहा है कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है जी, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ पे दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। बदस्तूर गर्मी है। इसी तरह से शहर के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गर्मी है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर इस वक्त क्लाइमेट चेंज का बड़ी ही शिद्दत के साथ हमें सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन लाहौर में और लाहौर की गिरदोनवा में गैर मुतवक्के बारिशें हो रही हैं। रात गए जो तूफ़ानी बारिश हुई, उसके बाद ठंडी हवाएं चल रही थी और यकीन नहीं आ रहा था कि ये मई या अप्रैल का महीना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कभी भी यानी कि ये पिछले कुछ सालों से मई में मौसम इतना खुशगवार नहीं होता। एसी चल रहे होते हैं और गर्मी की शिद्दत जो है वो अरूज पर होती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मौसम बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इस मौसम से के असरात जो है वो बहुत सारे किसानों पर बड़ी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें इस वक्त बाहर हैं। बहरहाल जी, इस पर भी तफसील से बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम शामिल करेंगे टॉप 5। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा टॉपिक भी यही होगा कि मई में तूफानी बारिशें, जालाबारी, हीट वेव का खतरा कहाँ गया, क्या अब ऐसे ही चलेगा, आखिर माजरा क्या है और प्रेडिक्शन कब सही बैठेगी, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी हाँ, फिर आज ही के प्रोग्राम में बात होगी ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइल दागे गए हैं। अमाराती वजारत दिफा की तरफ से एक खबर सामने आई जिसमें कहा गया है कि 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया और एक मिसाइल कहा जा रहा है कि समुंदर में जाकर गिरा है। लेकिन क्या इसको सीज़ फायर का खात्मा समझा जाए या फिर अब भी उम्मीद की किरण बाकी है, तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात होगी माँ की खुराक ही बच्चे की पहली ग़िज़ा है, इसलिए वाइटामिन दोनों के लिए ज़रूरी। नई माँ को अपनी खुराक में क्या शामिल करना चाहिए और क्या खाने से एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे कि आखिर न्यूट्रिशन से भरी खुराक क्या हो सकती है। बिल्कुल, और आज ही के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी कि 50% से ज़ायद जनरेशन जी यानी कि जेन जी और मिलेनियल्स अपने शौक और लाइफस्टाइल को ज़रूरियात में शुमार करते हैं। ये सर्वे बता रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असरात क्या हो रहे हैं हमारी जनरेशन पर। नेक्स्ट जनरेशन किस तरह से खुद को इनका डिपेंडेंट बना रही है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात होगी बिजनेस कम्युनिटी की, जिनका बजट में सुपर टैक्स खत्म करने, कारपोरेट टैक्स में बतदरीज कमी का मुतालबा सामने आया है। आखिर बिजनेस कम्युनिटी किस तरह से इससे रिलीफ चाहती है, इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे पहले टॉपिक की जानिब और हमारा पहला टॉपिक ये है कि कराची गर्म है और लाहौर सर्द है। सर्द से मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन शहर कायद की अगर बात कर लें तो वहाँ पर गर्मी जूं की तूं बरकरार है, बल्कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। यहाँ पर लाहौर में हम देख रहे हैं जालाबारी, हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि ये साल जो है वो बल्कि ये मौसम जो है जो अभी शुरू हुई है वेव, ये गर्मी की लहर होगी और इसके अंदर हीट वेव भी होगी। लेकिन फिर से बारिशों का हो जाना, मौसम में एक बड़ी तब्दीली, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, मेंबर क्लाइमेट चेंज कमेटी। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। मई के महीने में तूफ़ानी बारिशें, जालाबारी, हीट वेव जैसे गैर मामूली मौसमी हालात किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं? क्या ये सिलसिला आगे जाकर मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है? हमें क्या होमवर्क करना होगा, क्या तैयारी करनी होगी इसके लिए? जी, क्लाइमेट चेंज ये जो तगय्युरात आप देख रहे हैं, अनप्रडिक्टेबल जो एकदम से मौसम हो रहा है। कभी अप्रैल में सर्दी इतनी आ जाती है, कभी अप्रैल गर्म हो जाता है किसी साल, इसी तरह मई में भी यही मामला चल रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जो कोस्टल बेल्ट के गिर्द टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इसी वजह से कि जो बहरुल काहिल है और जो बाकी समंदर हैं वो भी जंगलात की तरह कार्बन सिंक्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी अपने अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस को जज्ब करने का काम करते हैं। उनमें इस साल के शुरू में ही साइंटिस्ट ने ये एनोमली देखी है कि वो गर्म होना शुरू हो गए समंदर। तो जब समंदर गर्म होते हैं तो फिर उस वजह से हीट वेव्स और ये गर्म हवाएं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, यहाँ तक कि शाम के टाइम भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहता है। अभी यही चीज़
कराची में नोट की जा रही है। वहाँ शाम को कम से कम ठंडक महसूस होती थी समंदर की हवा की वजह से, लेकिन अब वहाँ पे शाम को भी टेम्परेचर जो है उसमें कोई खास कमी नहीं आ रही। तो ये इस वजह से ये मामला है। सेकेंडली इसी साल एक मसला होता है कि जो वेदर पैटर्न होते हैं, वेदर के मॉडल्स होते हैं, वो हर महीने चेंज हो सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी ही बताई जा सकती है कि ये इतने फीसद चांस है। लेकिन ये जो हमारे मौसमियात के इदारे हैं उनको बहुत केयरफुल होकर प्रिडिक्शन करनी होती है। कोई भी चीज 100% आप नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। क्लाइमेट चेंज आपकी हर प्रिडिक्शन को गलत साबित कर सकता है। अभी देखिए पंजाब में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। अभी तो किसान के लिए तो सोने की भी बारिश हो तो वो नुकसानदेह इस मौसम में। तो ये बहुत ज्यादा ये डेंजरस पैटर्न्स है और आइंदा 60% प्रोबेबिलिटी है एल नीनो की, स्प्रिंग बैरियर के बाद। तो वो भी देखें, हो सकता है एल नीनो हो सकता है ना हो। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी के मौसम में मतलब गर्मी में इजाफा होगा, लेकिन ये अचानक बारिश हो सकती है जिससे वक्ती तौर पे टेम्परेचर में कमी आ सकती है, बट हीट की जो वेव्स हैं वो आती रहेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो आप कह रही हैं क्योंकि लानीनो की वजह से जो समंदर का पानी होता है, समंदर का पानी गर्म हो जाने की वजह से हीट वेव का खदशा बढ़ता है। तो ये बताइएगा कि क्या ये समंदर के जो किनारे साहिली जो पट्टी होगी, क्या उसके गिर्दोनवाम में साहिली पट्टी के करीब उन शहरों के अंदर जहां पर समंदर मौजूद हैं वहां पर ये हीट वेव का खदशा होगा, या ओवरऑल पूरी दुनिया में इसके असरात देखे जाएंगे, या पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी, इवन दूसरे सूबों में भी देखे जाएंगे? और दूसरा जो आप बारिशों का कह रहे हैं कि पैटर्न कभी इसको प्रेडिक्ट करना 100% जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर इस तरह से तो ज़राअत भी मुतासिर होगी, लोगों की ज़िंदगियाँ भी खासी मुतासिर होंगी, क्योंकि PDMA का काम या महकमे मौसमियात का काम यही प्रेडिक्ट करना है कि मौसम जो है वो कितनी शिद्दत के साथ असरअंदाज किस चीज़ पर हो रहा है। लेकिन अगर ये करना भी मुमकिन नहीं रहा 100%, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि अलार्म किसी को अलर्ट तो तभी किया जाएगा जब आपको सिचुएशन अच्छे से पता होगी। देखिए, जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि आप 100% किसी भी चीज को एज इट इज नहीं आपको कहना चाहिए। जैसे कि इस साल मिसाल के तौर पे कहत साली का साल है ये, या बारिशें जो है बहुत ज्यादा शदीद होंगी, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेदर मॉडलिंग में। लेकिन अचानक से मौसमियाती तब्दीली के बारे में ये कह देना कि गर्मी की शिद्दत में जो है वो इस साल बारिशें उस तरह नहीं होंगी, या मतलब आपको ना कोलैबोरेशन के साथ चलना चाहिए, सैटेलाइट मॉडलिंग के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन नहीं कर रहा होता, प्राइवेट सेक्टर के भी इदारे हैं जो इसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, क्लब करके प्रेडिक्शन दें, और ऐसी प्रेडिक्शन दें जिसमें लोगों को और किसानों को खासतौर पे नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे अचानक बारिश, तो उससे पहले किसानों को क्या करना चाहिए, इस साल अगर गर्मी पड़ती है तो लोगों को क्या करना चाहिए। ये नहीं कह देना चाहिए कि कोई हीट वेव्स नहीं आ रही तो आप लोग इतना वो एल नीनो ये बात नहीं आपकी हो रहा, ठीक तो है आप लोग डॉक्टर ज़हरा साहब कि हमें हतमी तौर पे कोई भी ऐसी फोकास्ट नहीं करनी चाहिए जैसे किसी जो हमारी ज़राअत का शोबा है उसको नुकसान पहुंचे, बाकी मामला भी इससे मुतासर हो। लेकिन अभी क्या करना होगा, अपने आलात को भी अपग्रेड करना होगा, लेकिन पेशगी इक़दाम क्या क्या करने होंगे? जो पैट्रन्स हैं हमारे, चाहे वो काश्तकारों के हों या बाकी सारा जो मुल्क का निज़ाम है, उसको किस तरह से रीशेड्यूल किया जाए ताकि इसके जो शिद्दत के साथ असरात हैं या तेज़ी से तब्दील होती जो एक मौसमियाती तब्दीली है उसके असरात को कम किया जा सके? बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली की रिक्वायरमेंट ही है कि आप पेशगी इकदाम करके रखें और हर चीज को प्रोबेबिलिटी के साथ आपके पास प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब डिजास्टर सिर्फ सैलाब नहीं है, डिजास्टर में हीट भी आती है, कहत साली भी आती है, पानी की किल्लत भी आती है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लॉफ भी आता है। तो उसको देखते हुए हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में, नॉर्थ में एग्रीकल्चर पैटर्न अलग तरीके से है, साउथ में अलग है। तो किसानों को रिस्क इंश्योरेंस, रिस्क फाइनेंसिंग, अब यूजुअली ये होता है कि जब सैलाब आते हैं तो उसके बाद कैश ट्रांसफर किया जाता है। आपको पहले से पेशगी तौर पे उनके लिए इस तरह से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाने चाहिए जिसमें उनको ऐसे सीड्स दिए जाए, बीज दिए जाए जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए जाए कि आप कैसे उन जगहों पे जो है लगा सकते हैं बीज के सैलाबी खतरात से भी दो चार ना हो और शदीद गर्मी में भी आपकी फसल नुकसानदेह ना हो, और हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है लोकली। तो पेशगी इकदाम के तौर पे फिर अर्बन सेंटर्स, जो शहर है जहाँ इतनी गर्मी हो, जैसे कराची, ड्रेनेज प्लान्स देखें, वहाँ पे देखें कि ग्रीन बफर्स बढ़ाने की जरूरत है, नहीं है। कोस्टल बेल्ट में भी आप मुझसे पूछ रही थी क्या ये सिर्फ कोस्टल बेल्ट तक रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जितने शहर है पाकिस्तान के इस वक्त नॉर्थ से साउथ से लेके सब क्लाइमेट चेंज की लपेट में है, यही हमारी वल्नरेबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से ये वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही।
बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आप भी डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि पेशगी जो है वो इकदामात करने बहुत ज़रूरी हैं, किसानों को भी उसी पैटर्न के ऊपर में शिफ्ट करना होगा, उनको सीड इस तरह से प्रोवाइड करने होंगे, और दौरानिया भी अब तो बड़ी हाइब्रिड किस्म की ये सनत आ चुकी है जिसके अंदर बहुत जल्दी फल देने वाली या बहुत जल्दी अनाज जो है वो पक कर तैयार भी हो जाता है। हमें इस पैटर्न पर भी शिफ्ट होना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज इन मौसमियाती तब्दीलियों से निमटते हुए हासिल किया जा सके, ताकि फूड क्राइसिस ना हमें सामना करना पड़े। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि चेयरमैन NDMA कहते हैं कि आफात हैं, ख़तरात भी हो सकते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि जंगलात में आतिशज़दगी भी हो सकती है, हीट वेव भी हो सकती है, सैलाबी सूरत हाल से भी निमटना होगा। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। किस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं जो इस्तेमाल होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन तमाम चीज़ों से किस तरह से निपटा जाएगा? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे पहले तो जो रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट डेटा जो है, अभी सुपार्को ने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, तो उसको देखते हुए जो है प्रेडिक्शन मॉडलिंग और वेदर मॉडलिंग करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो ग्लोव का खतरा किन किन जगहों पे है, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उसके रास्ते में, कि आपको वहाँ से वो वहाँ पे पेशगी इकदाम क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो फसलें हैं किन जगहों पर, जैसे अभी पंजाब साइड पे कौन सी फसल को ज़्यादा खतरा है, तो उससे निमटने के लिए फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है या फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो सकती है, क्या इकदाम हुकूमत को करने की जरूरत है। ये इस तरह से आप फिर इसके अलावा ड्रोन्स का यूज होता है खास तौर पे वहां जहां जंगलात है, पहाड़ों के ऊपर जहां आग लगने का खतरा होता है, और फिर क्योंकि कुछ लोग खुद भी एहतियात नहीं करते, कभी सिगरेट फेंक दिया, कभी इस तरह बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो पूरे जंगल में इस मौसम में आग जो है वो लग जाती है। तो इन चीजों के बारे में जो है वो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, फॉरेस्ट गवर्नेंस होती है, फिर टिम्बर माफिया को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी में फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अहम रोल है कि अगर आज हम ये इंटरवेंशन करते हैं पेशगी इकदाम के तौर पे, तो आइंदा 5 सालों में हम क्या बेहतरी देख सकते हैं। तो ये इस तरह डेटा की प्रोजेक्शन, विजुअलाइजेशन, इस तरफ जो है उनका इशारा है, और कोलैबोरेशन जो है इज द की कि हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं अपनी फोरकास्टिंग और मॉडलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैसे तो जिस तरह आप भी कह रही हैं, हम भी उसी पर इत्तेफाक करते हैं कि हतमी तौर पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक के जो पैटर्न्स इस साल के आगाज़ से अभी तक दिखाई दे रहे हैं, पिछले साल भी खुशसाली की बात की गई, लेकिन प्री मानसून शुरू हुआ, गर्मी की शिद्दत चंद दिन के अलावा उस तरह से महसूस ही नहीं हुई, और भरपूर बारिशें हुई, फिर सैलाबी सूरत हाल भी बाज़ इलाकों में रही। इस बार अभी तक के हालात को देख के आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा बारिशों के चांसेस हैं, प्री मानसून वक्त से पहले शुरू हो जाएगी, खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर खुशसाली या फिर गर्मी या हीट वेव्स का एलिमेंट हावी रहेगा? फिलहाल तो जो वेदर के जो मॉडल्स हैं और जो सैटेलाइट डेटा और जो रिसर्च है समंदरों के हवाले से, वो तो यही कहते हैं कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि जो एल्नीनो है वो शायद जुलाई के बाद पीक करे और सितंबर तक रहे। ये स्प्रिंग के बाद आप ज़्यादा, स्प्रिंग बैरियर के बाद आप ज़्यादा बता सकते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन होगी। लेकिन एक और प्रोबेबिलिटी ये है मानसून बर्स्ट की। मानसून के स्पेल्स नहीं होंगे, मानसून बर्स्ट होगा, यानी एकदम बादल आए और बारिश हो गई और तेज बारिश हो गई, सैलाबी सूरत हाल बन गई। तो एल्नीनो अगर होता भी है, गर्मी शदीद पड़ती भी है, तो ये इसका मतलब नहीं है कि सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी। सेकेंडली जो मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि आप हर तरह की सिचुएशन के लिए जब मॉडलिंग करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं, तो अपनी आवाम को प्रिपेयर रखते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है। देखें, इसको इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे साइंटिस्ट क्यों कह रहे हैं ट्रीट करें, आपको उनके दिमागों में खतरे की घंटी बजानी होती है कि खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, गर्मी आई और इस तरह, तो आपको कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जब तक आप मेंटली अपनी आवाम को प्रिपेयर नहीं करते, वो उस तरह से उस चीज को सीरियस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपकी वेदर फोरकास्टिंग में ऐसे मैसेजेस हों कि आवाम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहे, और उनको पेशगी इकदाम भी बताए जाएं कि अगर इतनी गर्मी पड़ती है तो आपको क्या करना है। क्योंकि अब इंडोर गर्मी भी ये बहुत बड़ा खतरा है, जो जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस नहीं है एयर कंडीशनर्स की या सोलर नहीं है जिनके पास, वो कैसे बचेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए। क्रॉनिक हीट के जो इम्पैक्ट्स होते हैं और साइकोलॉजिकल इसके इश्यूज होते हैं, कंसंट्रेशन स्पैन लूज हो जाते हैं। जो लोग साइकिल्स पे, बाइसिकल्स पे ओपन में ट्रैवल करते हैं इतनी गर्मी में, उनके लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है, शेड्स होने चाहिए या नहीं। तो ये इस तरह के मामला होने चाहिए जो कनेक्टेड अगर डिपार्टमेंट चाहिए तो।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, मेंबर हैं क्लाइमेट चेंज कमेटी। और ये तमाम इकदाम एक तो अवेयरनेस फैलानी होगी और साथ ही साथ हुकूमत को अपनी मशीनरी को भी अलर्ट करना होगा। हम देखते हैं कि ऐसे मौसम में ड्रेनेज सिस्टम भी काम नहीं करते और जिस तरह से डॉक्टर ज़ैनब साहिबा बता रही हैं कि इस बार स्पेल नहीं आएंगे मानसून के, प्री मानसून के, बल्कि जो मानसून ब्रस्ट होगा। तो जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो उसके बाद फिर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारे अच्छे से काम कर होंगे, हमारी मशीनरी मुतहरक होगी, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, तो हम इस मौसम से, इस क्लाइमेट चेंज से निमट पाएंगे। अदरवाइज फिर जो पिछले साल हुआ वही हमें इस बार भी देखने को खुदा ना खास्ता ना मिले। इसके लिए बर वक्त इकदाम होने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, दीगर अहम इश्यूज़ भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइल दागे गए हैं और अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की तरफ से फायर किए गए 3 मिसाइलों को तो तबाह कर दिया है, एक समुद्र में गिरा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस मज़ाहमत से या इस कार्रवाई से सीज़ फायर को ख़त्म हुआ समझा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने जा रहे हैं जिससे आबने हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों को वो बाहिफाजत निकाला जा सकेगा। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में शायद एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि गुज़िश्ता रोज़ वो जहाज़ जो कि अमेरिका ने पकड़ा था, तोस्का नामी जहाज़ जिसमें 22 क्रू मेंबर्स भी थे, उन्हें डायरेक्टली ईरान के हवाले करने के बजाय पाकिस्तान के हवाले किया गया और वो जहाज़ भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए ही ईरान को मुंतकिल किया जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डेवलपमेंट साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमारे बहरी जहाज़ों को, जो कि इस वक्त उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने के लिए, ब्लॉकेड लगाने के लिए वहाँ पर भेज रखे हैं, वो कहते हैं कि अगर ईरान की जानिब से उन पर अटैक किया गया तो फिर ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो ये बड़े बड़े बयानात इस तरह के वो भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से फिर से अटैक किया गया। तो इस सब पर बात नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो कहेंगे बेग साहब आपको, और आप ही से जानेंगे क्या इसको एक बार फिर से जंग का आगाज़ समझा जाए जो ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं यूएई पर, या फिर ये कोई जवाबी वार था, जो जवाबी कार्रवाई थी जो की गई है। क्योंकि यूएई का तो एक उन्होंने अपनी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, उन्होंने बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं और उनके इस वक्त इंटरेस्ट किस जानिब है। लेकिन क्या ये जंग का आगाज़ हो सकता है फिर से एक बार? देखिए, जंग का आगाज़ तो मामूली सी बात से हो सकता है। वर्ल्ड वार का आगाज़ एक कत्ल से हुआ था। ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, उसको मार दिया गया था, तो वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई थी। तो यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं, पूरा इलाका धमाके के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब कल जो ईरान ने किया है, वो कहते हैं हमारी मनसूबाबंदी नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर कैसे हो गया? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोला, सवाल बहुत से उभर रहा है। हमारी प्लानिंग नहीं थी तो बगैर प्लानिंग किसी और ग्रुप ने कर दिया। वहाँ ऑलरेडी कई ग्रुप मौजूद हैं। अच्छा, ये एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। कल की जो सूरत हाल बनी है वो एस्केलेशन की तरफ। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो मुखालिफ कैंप में हैं, जो लीड कर रहे हैं, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने फ़ोन किया यूएई के प्रेसिडेंट को, वो भी प्रिंस मोहम्मद हैं, और उनको कहा कि हम आपके साथ पूरी तरह हम मजम्मत करते हैं। ये इस जंग के दौरान पहला टेलीफोन था रिप्रोचमेंट वाला। दूसरी तरफ ये कि ओवरऑल जो आपने हुर्मुज़ है उसके बारे में अमेरिका कहता है हमने इसका मुआवजा ख़त्म कर दिया है जी। और हम अंदर जाकर जहाज़ों को 2000 जहाज़ फंसे में अंदर आपने हुर्मुज़ में, उनको निकाल के लाएंगे। फिर कहा इंसानियत के लिए हमको, हाँ, हम उनको एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, उनको हम सेफ पैसेज देंगे। अच्छा, आपने हुर्मुज़ के दोनों तरफ 2-2 मील का इलाका, 2-2 मील का समंदर जो है, सिर्फ वही जहाज़ लाने के काबिल है, शिपिंग के काबिल है, बाकी कुछ नहीं है। फिर ओमान मिलता है उससे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और मुतज़ाद सिग्नल मिल रहे हैं ट्रंप साहब की तरफ। ट्रंप साहब तो एक बार शुरू किया था मैं तहजीब को फना कर दूंगा, और अब फिर कह रहे हैं वो कि मैं तहजीब को फना कर दूंगा ईरान की अगर अमरीकी जहाज़ पे अटैक हुआ। अमरीकी जहाज़ पे कल अटैक तो खैर नहीं हुआ, वार्निंग शॉट्स थे जो दिए गए और वो चला गया खामोशी से, सलाम करके उनको कि अच्छा मैं चलता हूँ। तो अब सूरत ये बन रही है कि कोई छोटा सा वाक़या भी एक बड़ी जंग को अगर कल यूएई ने कहा कि हम जवाब देंगे,
हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी। जवाब नहीं दिया उन्होंने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वरना ये दर एस्केलेशन हो जाती और शायद रीजनल वॉर शुरू हो जाती। इस रीजनल वॉर में खलीज का जो हशर होगा, ईरान का तो खैर होगा ही होगा, जो खलीज का हशर होगा वो आप देखिएगा। और उसके बाद इसराइल जो है बहुत ख़तरनाक गेम है। इसराइल अब बहुत आराम से जाके यूएई में बैठ जाएगा, बैठा हुआ है वो, ऐसा कोई मसला नहीं है, सबको पता है कि कितना आना लेकिन जाना है ये उनका। थोड़ा सा अगर ईरान से हटके हम यूएई के वाले मामले पर आए हैं तो इनको ज़रूरत क्या थी? पूरी दुनिया के अंदर सबसे सेफेस्ट मुल्क, टूरिज़्म का वहाँ पे एक दौर दौरा हमने देखा है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर थी, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहाँ पर आ रहे थे, टूरिज़्म वहाँ पर आ रही थी। लेकिन ये बैठे बिठाए सहूलतकारी करने से, इजराइल की और अमेरिका की इस जंग के अंदर किरदार अदा करने से अपनी मईशत को भी तबाह कर दिया। अपना तेल ओपेक से भी वो खुद को अलहदा तो कर चुके हैं, लेकिन वो तेल अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर भी लें तो उसको बेचेंगे कैसे उस रूट के बगैर, आपने हुर्मस के खुले के बगैर? तो ये सारी सूरत हाल के पीछे वजह क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है? देखिए तेल तो बेच देंगे वो आराम से, बहुत नॉन ओपेक कंट्रीज भी तो है ना, रशिया है और अमेरिका है, नॉन ओपेक हैं ये अपना तेल बेचते हैं। लेकिन रूट तो तेल के महदूद ही है उनके पास, रूट के ज़रा। नहीं, रूस भी बहुत बड़ा सप्लायर है और उस पर पाबंदियाँ अलग हैं, ये अलग बात है, और सस्ता तेल है उसका। अमेरिकी तेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेल है। अब वो ओपेक पे नहीं है ना, ओपेक प्लस के अंदर है, ओपेक प्लस भी शामिल नहीं है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ यूएई को? एक इतना खूबसूरत इलाका, जी। मैं जाके वहाँ बहुत रहा हूँ, मैंने जाके चैनल लॉन्च किए हैं वहाँ से, और बड़ी यादें हैं मेरी, जाता रहता हूँ मैं, अभी नहीं किया हूँ पिछले दिनों से। तो हुआ क्या है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी थोड़ा समझने वाला है। ठीक है। वो ये है कि जब हम पे अटैक हुआ, जब हम पर ईरानियों ने मिसाइलों की बारिश कर दी, सर पाम गार्डन, पाम सिटी, पाम विलेज, ये सब बर्बाद कर दिए ना। जी। अटलांटिस पर अटैक हो गया, ये वो इलाके थे जो टूरिस्ट प्लेसेस कहलाते थे। बिल्कुल। खैर अभी भी मार्केट्स खुली हुई हैं, लेकिन टूरिस्ट बहुत कम है। तो जब ये अटैक हो रहा था तो किसी ने हमारा डिफेंड नहीं किया, कोई हमारे दिफा को नहीं आया, कोई दिफाई सिस्टम जो यहाँ लगा हुआ था ठीक है। उसने काम नहीं किया। तो जब ये मुश्तरका दिफा का एक नजरिया है लेकिन खलीज का, बेग साहब, अभी जो यूएई ने हमने देखा इंडिया के साथ अपना मुआहदा कर लिया है, आप समझते हैं कि अब उनके दिफा के लिए कोई आएगा? दिफाई मुआहदा तो इंडिया के साथ हो गया है, कि अब इंडिया आएगा उनके दिफा के लिए? या फिर जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो एक्सक्लेट नहीं करना चाहते, वो इस जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए शायद उन्होंने जवाबी वार नहीं किया, इस वजह से नहीं किया? या फिर उनकी मईशत जिस तरह से ज़बूहाली का शिकार है, इतनी कैपेसिटी नहीं है यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, इसलिए नहीं जवाबी वार किया? और फिर दूसरा, क्या अब अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान आपस में इस तरह की कोई छेड़खानी होती है तो दिफा इनका यकीनी बनाने के लिए क्या इंडिया भी इसमें कूदेगा? इंडिया कूदे, जरा सा देखे, ट्राई करे एक बार, सिंदूर 3 वहाँ ले जाए। वो सिंदूर 2 तो यहाँ ला रहे हैं ना, सिंदूर 3 वहाँ ले जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। हिंदुस्तान को तो माइनस कर दें आप इस पूरे बंजर लाने से, कहीं पर नहीं है हिंदुस्तान, कहीं पर सिवाय एक मंदिर के जो अबू धाबी में, उसके सिवा हिंदुस्तान कहीं पर नहीं है। तो उसका तो इस इलाके में कोई किरदार नहीं बनता। लेकिन ये बात सही है कि अगर इसराइल अटैक तो नहीं करेगा यूएई पर, आई गारंटी यू। ईरान अटैक करेगा, ओमान इस वक्त अभी तक यूएई के साथ है। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा सिग्नल है कि उसने ओपेक नहीं छोड़ा है, ओमान ने। सऊदी अरब, बाकी तमाम ममालिक ओपेक के अंदर हैं, और ओपेक ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी है। यूएई बढ़ा रहा है, यूएई तेल सस्ता कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और बहुत टेक्निकल बात है ये, इसमें मैं ये नहीं आऊँगा कि किससे क्या होता है, किससे डिसबैलेंस खराब होता है। लेकिन एक बात तय है कि आपने हुर्मुज़ वो लावा है जो अगर फट गया तो फिर बहुत से मुल्क
वो ही नहीं, आपने अमेरिका बड़ा महफूज है। हुर्मुज़ को लेकर फ्रीडम प्रोजेक्ट का जो एक ऐलान किया गया अपने ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर सोशल से भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए अब वो जो फंसे हुए जहाज़ हैं जिसकी वजह से तेल की प्राइसेस का न सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है इजाफे की सूरत में, अब वो कह रहे हैं कि उसकी इंसानियत की खिदमत के लिए वो महफूज रास्ता देंगे, लेकिन किस तरह से देंगे? IRGC हो या ईरान हो, उसने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि जब तक वो दोनों तरफ से या मुकम्मल तौर पे आपने हुर्मुज़ के ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं करते तब तक ये मुमकिन नहीं होने दिया जाएगा। साथ में एक पॉजिटिव जो पेशरफ्त हुई वो उस पकड़े जाने वाले जहाज़ के अमले को पाकिस्तान के हवाले करना, जहाज़ भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को दिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डेवलपमेंट्स हैं, आपको होता क्या दिखाई दे रहा है इसके असरात? देखो, तीनों पॉइंट्स आपके हैं। पहला पॉइंट आपका था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, ट्रम्प साहब बहुत बड़ी बड़ी ऐलान करते हैं, पता है ना आपको जी। जो आपको ये पता है तो ये सवाल ही बेकार है। उन्होंने पहले कहा हम एस्कॉर्ट करके लाएंगे, फिर कहा नहीं हम एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे कि किस रास्ते से आपको आना है ताकि जो बारूदी सुरंगें हैं वो आपको शिकार ना कर लें। मामला वहाँ ख़त्म हो जाता है कि भाई जुनेद साहब आप एक काम करें, पिछली गली से आ जाए, आप आगे स्ट्रीट पर बलवा हो रहा है। तो ये तो हो गया अभी। दूसरा आपका सवाल क्या था भाई? दूसरा सवाल ये कि हमें जो अमला दिया गया है, जो जहाज़ को छोड़ा गया है गुडविल जेस्चर के शिप तौर जो पे, दिया है, जी तोशका नाम है उसका, तोशका है, उसको पहले ख़राब किया उन्होंने इंजन में फायरिंग करके। तरीका होता है एक बहरी लड़ाई में कि इंजन को फायर करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो होता है, जब आपके ताल्लुकात ना हो एक दूसरे से, तो वो बीच में आता है और उसके हवाले से सिफारतकारी भी होती है, जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आला कर रहे हैं हम। और उसके साथ साथ उससे इंटरेस्ट का भी एक्सचेंज होता है। हमारे जिस मुल्क से ताल्लुकात नहीं हैं तो हमारे ताल्लुकात की निगरानी स्विट्ज़रलैंड करता है या सऊदी अरब करता है या कोई और भी जिसको हम कह दें वो करता है। तो थर्ड कंट्रीज में आता है। एक सवाल आप देखिए इंसानियत के, इंसानियत के नाम पर है ये। खुदा के वास्ते ट्रम्प साहब ये नाम ना लें, ये नाम लेने का वो इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि हुआ ये कि गज़ा में जब इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था तो वो शाबाश दे रहे थे ना, वो जी तो तारीफें कर रहे थे वो और कहते और टारगेट पे मार, देख के मार, फलां को भी मार, फलां को भी मार, और बाद में हमने मारा। तो इंसानियत और ट्रम्प साहब, आई एम सॉरी, मैं बहुत सारा अनडिप्लोमेटिक हो रहा हूँ, बट इंसानियत और ट्रम्प साहब ये लगता नहीं तालमेल बैठता नहीं है, बिल्कुल आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी तक जो इंसानियत की तजलील हो रही है, जो इस वक्त खून खराबा जितना भी हुआ है, वो तो सारे का सारा डोनाल्ड ट्रम्प साहब की हिमा पर ही, इसराइल की शय पर जो कुछ हो रहा है और इसराइल जिस तरह से कर रहा है, वो किसकी शय पर कर रहा है और किसकी हिमा पर कर रहा है और किसकी सरपरस्ती में कर रहा है, ये सारी दुनिया अब जान चुकी है। वो पीस मेकर का खिताब तो लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन पीस लाना नहीं चाहते हैं दुनिया में। और इस वक्त जितनी जंगें शुरू हो रही हैं, शायद वो इन्हीं के सेरा सजेगा इस चीज़ का। अगर अभी जिस तरह आप भी कह रहे थे कि अगर यूएई इस वक्त ऑयल जो है वो प्रोडक्शन उसकी बढ़ा चुका है, दीगर ममालिक जितने ओपेक्स के अंदर हैं वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम कर चुके हैं, उसकी वजह तो सामने नज़र आती है क्योंकि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ बंद है। उनके पास अगर उनके ऑयल जो रिजर्वायर्स हैं वो भर जाएंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे? उसके बाद उनके पास कैपेसिटी नहीं बचेगी अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेते हैं। तो यूएई का क्या तरीक़ाकार है, वो क्या उनका प्लान उनके पास है कि जिसके बाद वो इतनी प्रोडक्शन करके वो सेल आउट करने के लिए या उसको उसकी ट्रेड करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार या कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे, या उनके पास कोई है इसके अलावा अपनाए हुर्मुज़ के अलावा भी कोई वे मौजूद है? नहीं, नॉन ओपेक कंट्रीज़ का अपना तरीक़ाकार होता है। आपने हुर्मुज़ खाली एक रास्ता नहीं है, कई और रास्ते हैं। बाबुल मंदब है, बहर अहमर है, और अगर बाबुल मंदब भी बंद होता है जो सोमालिया के पास है और जहाँ पर ईरान के हामी हौसी बागी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो और भी रास्ते हैं। आपने मलाका है, लंबा रास्ता पड़ जाएगा। अभी हमें एक गैस का लोड मिला है, कार्गो मिला है पाकिस्तान को, अमेरिका का है वो हमने स्पॉट पे लिया है। स्पॉट से मतलब समुद्र में खड़ा होता आवाज़ लगा रहा था गैस खरीद लो, तो हमने गैस खरीद ली उससे। बहुत महंगी मिली, ये बात सही है, बहुत महंगी ली है हमने। और अगर $6 का था तो हमने $18 के लिए। और इसी तरह
नॉन ओपेक कंट्री अपना तेल बेचते हैं, जिनमें मैंने कहा ना आपसे कि अमेरिका भी है और रूस भी है, और भी मुल्क हैं बहुत से। ठीक है। और ये 7-8 मुल्क हैं ओपेक कंट्रीज जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम की है। जब वो कम किए तो यूएई की प्रोडक्शन उसको बैलेंस करेगी, और वो स्पॉट सेलिंग और जो उनके मुआहदे हैं जिन मुल्कों से, उनको तेल हम लेंगे उनसे तेल, ऐसा क्या मसला है? जी हाँ। हम उनसे तेल लेंगे। हमने कुवैत से अभी कोई 1 करोड़ लीटर वो लिया है, डीजल लिया है, खाम तेल लिया है हमने। हमारे पास 4-5 पेन शालीमार, खैरपुर ये पहुंच चुके हैं, और ये आपने हुर्मुज़ के जी हाँ। रास्ते किनारे से होते हुए आए हैं। तो रास्ते बहुत बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक ये कि रास्ते policies बनाने क्या से अगर देखा जाए तो दो चीज़ें मैं आपसे वैसे जानना चाहूँगा चौकताई साहब। एक तो पाकिस्तान ने भी, क्योंकि अमली तौर पे ईरान लैंडलॉक्ड कंट्री बन चुका है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ऐसे मुल्क को आप सहूलतकारी उसकी कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं इंसानियत की बुनियाद पर। तो पाकिस्तान ने 6 मकामात से रास्ता दिया, गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और दीगर मकामात से। तो ये हमारी मईशत के लिए कितना मजबूत और बेहतर हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप से भी एक भारतीय सहाफ़ी ने शिकायत के अंदाज में कहा कि जी आपको पता है कि पाकिस्तान तो उनको रास्ता दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ फील्ड मार्शल की भी और वज़ीर आज़म की भी। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के पोर्ट्स को ऑपरेशनल करने के लिए। दूसरा फिर सवाल ये कि 15 मई से पहले, दौरा चीन से पहले डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को समेटेंगे या भी इसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे? चौधरी साहब आपको देखिए, एक तो सवाल ये आपका जो दौरा है चीन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ट्रंप साहब ने एक अपना दौरा ईरान की जंग ख़त्म होने के शुरू होने के बाद जी ख़त्म किया था, और चाइना से मशवरे के बाद ख़त्म किया था कि साहब जंग हो रही है, और उनका ख्याल था ये 2 हफ्ते की जंग है। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने, मेरे भी सामने है। जी हाँ। हम देख रहे हैं कि वो जंग बंदी के बावजूद जंग हो रही है। दुरुस्त। आप देखें ना कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जंग बंदी के बावजूद जंग हो रही जी है, हाँ। और ये बढ़ सकती है। अच्छा, अब चीन जाके वो क्या करेंगे? चीन से उनको वाइटल बल्कि इम्पोर्टेंट मेटल्स लेना होते हैं, धातें होती हैं जो चाइना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो बंद करने वाला है शायद वो, क्योंकि उन्होंने उनके रिफाइनरीज पे पाबंदी लगा दी है कि 6 रिफाइनरीज चाइना की जो तेल प्रोसेस नहीं करेगी, उनका दफा करो। तुम कौन होते बोलने वाले? हमारी रिफाइनरीज हैं, करेंगे हम करते रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट दौरा होगा, लेकिन होगा ये नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हालात उस तरफ जा रहे हैं। अंदरूनी मुल्क बिल्कुल अच्छी नहीं सूरत हाल, अंदरूनी मुल्क वो लोग उन्हें पागल कह रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और आने वाले दिनों में मज़ीद गिरेगा अगर ये जंग यूं ही जारी रही और इसका कोई ख़त्मी तौर पर फैसला ना हो पाया। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी मासूम की कमी भी थी बेग साहब, वरना आपसे मज़ीद जानते। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अमेरिका के बाहर भी अब पागल ही तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जिस तरह के उनके बयानात आते हैं तो लगता यह है कि वो किसी और ही दुनिया के बासी हैं या वो यहाँ के नहीं। उम्मीद करते हैं कि वो हिकमत से और तदब्बुर से काम लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक इस पर बात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और ये सेगमेंट बहुत ही अहम है हमारी माओं के लिए, और ख़ास तौर पे जो नेक्स्ट जनरेशन की, यानी कि आज के ज़माने की माएँ हैं। माँ बनना एक ऐसा तजुर्बा होता है अमूमी तौर पे जो जिस्मानी और जज्बाती तौर पे एक औरत की ज़िंदगी का सबसे गहरा और उस पर असरअंदाज होने वाला मरहला होता है। तो जिस्मानी तौर पर हमल हो, ज़चगी के दौरान ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बहुत से चैलेंजेस भी दरपेश होते हैं, और इसीलिए जो नई माएँ हैं इनके लिए विटामिन लेना नहायत ज़रूरी है। उसकी एक वजह यह भी तो है कि हमारी आजकल की जो रूटीन है, जो डाइट प्लान्स हैं या हमारे जो पैटर्न्स हैं, वो इस कदर मिलावट ज़्यादा खुराक के लपेटे में आ चुके हैं, उसकी जद में आ चुके हैं कि आप उसके बगैर अधूरे अपने किरदार जो है या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको होता देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद। एक तो बात यही है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी खुराक उतनी अच्छी नहीं रह गई है जिस तरह से हमारी माएँ, दादियाँ या परदादियाँ खुराक लिया करती थी। जब माँ एक प्रेगनेंसी से एक औरत गुजरती थी तो उस वक्त ही उसकी खुराक का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता था, और खुराकें भी बड़ी खालिस हुआ करती थी। लेकिन अब ना तो हमारे खाने पीने में चीज़ें हमें खालिस मिलती हैं, और फिर हमारी जो लड़कियाँ हैं वो कहीं
मोटी ना हो जाऊँ इस चक्कर में अपनी प्रेगनेंसी में भी खुराक का उतना ख्याल नहीं रखती हैं, और फिर जब ज़चगी से प्रेगनेंसी से गुजरती हैं तो उस दौरान भी वो अपना ख्याल उस तरह से नहीं करती हैं कि हमें अब वेट कम करना है, और यूँ फिर उनके अंदर इतनी चीज़ों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की, विटामिन्स की, आयरन की, कैल्शियम की, कि फिर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में एक अपनी बॉडी को भी लिथार्सिस फील करती हैं, काम करने में उस तरह से एक्टिव नहीं रहती हैं। तो ये सारे अवामिल जो हैं वो मिलकर एक माँ को कमज़ोर बनाते हैं। तो हमने अपनी माँ को किस तरह से मजबूत रखना है ताकि बच्चा भी सेहतमंद वही होता है जो माँ सेहतमंद होती है। इस सब पर बात करने के लिए यमुना चट्टा माहिर ग़िज़ाइयत हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे यमुना आपको। और यमुना, बहुत जिस तरह से मैं बात भी करी थी कि हमारी दादियाँ परदादियाँ जो थी ना वो और तरह की खुराक लेती थी, देसी घी भी होता था, उसमें नट्स भी हुआ करते थे, सूजी के हलवे हुआ करते थे और बहुत सारी ऐसी खुराकें, पंजीरियाँ। तो वो चीज़ें जो हमारी माओ ने खाई हैं, आज की जनरेशन ये कहती है कि जी हम मोटे हो जाएंगे, और ये तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो अब हमारी औरतों में वो ताकत और जान नहीं रही है। इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी बड़े वो क्या कहना चाहिए ब्रेलर चूज़ों वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी वो ताकत नहीं है। तो फिर माओ को क्या विटामिन्स पर लगा दिया जाए? अगर खुराक नहीं अच्छी तो विटामिन्स उसका नेमल बदल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, खुराक का नेम बदलना कोई चीज़ भी नहीं हो सकती। विटामिन्स जो होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, कहते हैं डेफिशिएंसी हो गई, और एक होते हैं हम बेसिक डेली लाइफ को सस्टेन करने के विटामिन्स। ठीक है, जब डेफिशिएंसी होती है तो उस टाइम में विटामिन ना लेना अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। डेफिशिएंसी का मतलब है कि खून में जिस मिकदार में वो न्यूट्रिएंट मौजूद होना चाहिए था वो नहीं है। अब खाली डाइट से, खुराक से काम नहीं चलेगा। कभी कभार आयरन की मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लो हो जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी वाले टाइम पे, पोस्टपार्टम में। तो उसमें अगर आप खाली सिर्फ डाइट पे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, खाली सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है। आपको डॉक्टर आपको मॉलेज जो है वो बड़ा अच्छा बता सकता है कि ये इस वक्त खून में कितनी मिकदार आई है आयरन की, क्या ड्रिप की तरफ जाना है, क्या गोली की तरफ जाना है, कि डाइट गोली ड्रिप तीनों इकट्ठे करने हैं। तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने चलना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जो कि बहुत अलार्मिंग भी है, पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों में हुई थी कि हमारे यहाँ, और बच्चों पे हुई थी। अगर बच्चों पे छोटी उम्र में मसला है तो यही बच्चों ने बड़े होना, ये मसला फिर लगातार चलता रहता है। वो ये था कि 10 में से 9 बच्चों की डाइट में ना प्रोटीन प्रॉपर है ही नहीं। जब प्रोटीन प्रॉपर नहीं होता तो फिर आयरन बनने में भी बॉडी को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग चलती जा रही, अब उस बच्चे के माइलस्टोन्स भी डिले हैं, उसका कद काट नहीं बनना, और यही बच्चे ने जब बड़े होकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है, देखिए हालात तो मुश्किल होते रहते हैं। जो डाइट छोटी उम्र में मिलती है वही उस टाइम में सबसे अच्छी मिल रही होती है। उसके बाद तो फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज में तो कैंटीन्स एंड बच्चे ही रीज़न दे रहे होते हैं, क्लास थी, मामा नहीं खाया, सुबह का खाया, रात तक बच्चा भूखा है, बस इधर उधर चीज़ें खा रहा है। तो ये ग़िज़ाइयत की कमी छोटी उम्र से बॉडी के अंदर, जिसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, वो शुरू हुई होती है। और यही लड़की, बच्ची जब माँ बनती है तो उस टाइम पे यही वाली चीज़ें लिंगर ऑन करती है, चल रही होती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद डाइट और विटामिन अगर ज़रूरत है तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये फिर प्रोलॉन्ग लंबे मसलों में तब्दील हो जाती है। डाइट या विटामिन क्या हो सकते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि जो नेचुरल फूड है या खुराक है उसका तो नेमल बदल कोई नहीं हो सकता, तो पहली तरजीह तो वही होनी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा एलैबोरेट आप कर सकें, हम वैसे हर सेशन में यही बातें करते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक हमारी माओं की बात हो रही है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एटलीस्ट। वैसे तो अगर पुरानी माओं की बात करते हैं वो तो बचपन से ही उन बच्चियों को उस हिसाब से तैयार करते थे कि उन्होंने फ्यूचर में बहुत सी जिम्मेदारियाँ उठानी है, नेक्स्ट जनरेशन को पालना भी है, बड़ा भी करना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो उस दौरान क्या डाइट प्लान होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक? हर ऐसे जो मेडिकल साइंस है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें पता होता है, बताया जाता है, डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है बाकायदा कि कौन सी एज ग्रुप में, किस लाइफस्टाइल के किस फेज़ में आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जानी है। बच्चों में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बड़ों में, टीनेज में, और पूरा उसका लॉजिकल एक रीजनिंग दी होती है। चूँकि बच्चा पूरा दिन खाता नहीं, इस बच्चे में ये मसले हो सकते हैं, इसलिए इस मसलों को चेक करवा रहा है कि बच्चा कमज़ोरी के मसले की तरफ की वजह से आपके पास आता है। तो जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं ना, तो प्रेगनेंसी में विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन और प्रोटीन का सही से बैलेंस ना होना, ये 4 मसले बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी माएँ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के बीच भी थ्रू आउट एनेमिक रह रही होती हैं। अब देखें, किसी की बॉडी में आयरन की कमी है ना प्रेगनेंसी वाले टाइम पे, और विटामिन डी लो है, वो बच्ची को थ्रू आउट प्रेगनेंसी दर्दें ख़त्म नहीं होनी।
तो ये यहाँ दर्द वहाँ दर्द। किन किन चीज़ों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं? देखिए सबसे पहले तो प्रोटीन बैलेंस करनी है, प्रोटीन खानी है, ठीक है। अब प्रोटीन में भी पूरा हाथ धोकर मटन बीफ के पीछे नहीं पड़ना, ताकि वजन का मसला भी ज़्यादा ना हो, बैलेंस करना है इसको। हम 2 कैटेगरीज होती है प्रोटीन की, एक को हम कहते हैं लीन प्रोटीन और फिर एक हाई फैट में आ जाती है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है आपकी डाइट का तकरीबन 70% या 80% जो है वो चिकन या फिश वगैरह वाले ग्रुप से आए, दालों वगैरह से आए। उसके बाद एक आध दफ़ा दिन में 20 से 25-30% आपका रेड मीट से आए, क्योंकि रेड मीट में सबसे अच्छा आयरन बनाने का जो सामान है वो मौजूद होता है आप कह लें, ठीक है। प्रोटीन बैलेंस करना सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि उससे आयरन आपका थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है, अच्छा विटामिन डी कहीं से नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल सकता, तो उसके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि मैं दिन में धूप में बैठी थी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम हमारे यहाँ गर्मी रहती है, वैसे तो आप बैठ ही नहीं सकते। शायद सर्दियों की प्रेगनेंसी आएगी, आप शायद 1 आध महीना 2 हफ्ते बैठ सकते हो धूप में, हम धूप में नहीं बैठ सकते। तो डी हमारा सिवियरली लो होता है। आप यकीन करें मैंने डी की वैल्यू जो है वो 1 भी देखी हुई है रिपोर्ट में, मतलब 1 का मतलब ख़त्म है ही कुछ नहीं बॉडी के अंदर। सो डी के लिए प्लीज़ फाइट नहीं करें और सप्लीमेंट लें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि सप्लीमेंट लेने को बुरा भी समझा जाता है कि शायद इसकी वजह से मसले शुरू हो जाएंगे। तो आयरन हमारा बैलेंस होगा प्रोटीन से, और अगर आयरन फिर भी लो है तो आपको गोली की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद इस फेज़ में और कमी आने वाली चीज़ आती है कैल्शियम, कैल्शियम की गोली खा लें, विटामिन डी की आपने गोली खानी है। उसके बाद अगर आपकी बाकी डाइट बैलेंस्ड है, अच्छी है कि आप दिन में एक दफ़ा फल खा रहे हैं, कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा फाइबर मिलेगा आपको, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे कच्ची पालक सब्ज़ी खाने से। उसके बाद आप फाइबर अच्छा ले रहे हैं, खालिस गंदम वाले आटे की रोटी है, बाहर से आप बार बार नहीं खा रहे हैं, जंक नहीं ले रहे, अपने वेट का ख्याल रख रहे हैं और थोड़े बहुत फिजिकली एक्टिव है, छोटी मोटी वॉक हो रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड जो है वो रूटीन है। अच्छा यमुना ये भी बताएगा कि हम लोगों को यही नहीं पता होता कि कौन से विटामिन किस वक्त में लेने हैं। एक तो हमें ये नहीं पता कि किसके साथ अब्जॉर्प्शन अच्छी है, हम विटामिन डी को समटाइम कैल्शियम के साथ ले रहे हैं या आयरन को कैल्शियम के साथ ले रहे हैं, तो वो अब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम आती है। तो हम ले तो साल से रहे होते हैं, हमारी माएँ भी कहती हैं, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी कहती हैं कि जी हमने तो आयरन भी इतने सालों से हम आयरन ले रहे हैं या हम विटामिन डी ले रहे हैं, हम कैल्शियम भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को उस तरह से लगता नहीं है या हमारी बॉडी में अभी भी डेफिशिएंसी चल रही है इन चीज़ों की। तो उसकी रीजंस बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि क्योंकि इसका तरीकाकार आपका सही नहीं था। एक तो औकातिकार, आपको किस वक्त में क्या चीज़ लेनी है। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो विटामिन होते हैं जो आपको मॉर्निंग में लेने हैं और बहुत सारे आपको मिड में और कुछ रात में और कुछ आपको फैट के साथ लेने हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये भी ख़त्म कीजिए हमारे देखने वालों की कि किसको किसके साथ लेना है, कौन से विटामिन का भी यूज़। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है ना, एक तो ये कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं। जब डॉक्टर से आप पूछ के लेते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स का प्रॉब्लम ये है विटामिन्स का कि ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो एक वीडियो आई हमारे आगे दर्दें हो रही हैं, अच्छा मैग्नीशियम ले लो, अगली वीडियो आई दर्दें हो रही हैं, अच्छा कैल्शियम ले लो, अच्छा फिर विटामिन डी भी ले लो। हम जब दर्दों की बात, सिंपल दर्दों की अगर बात करें, क्योंकि दर्द होना बॉडी में और वीकनेस का एहसास होना ये थ्रू आउट मसला चल रहा होता है, प्रेगनेंसी में भी पोस्टमार्टम में भी, क्योंकि बॉडी इतने बड़े फिजियोलॉजिकल चेंज से गुजर रही होती है। ऐसे मैग्नीशियम की बात करें वो रात को ही लेना है, ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही मेलाटोनिन रात को ही लेना है। तो जब डॉक्टर पहली जो रिकमेंडेशन वो ये है कि डॉक्टर से पूछे बगैर ओवर द काउंटर उठा के इनको कैंडीज की तरह नहीं खाएं, वरना ये फिर एक्सपेंसिव यूरिन बनेगा, क्योंकि सारा स्ट्रीट आउट हो जाएगा। आप इतनी महंगी गोलियां ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स सस्ते नहीं हैं, इतने महंगे आप खा रहे हैं, तो एक दफ़ा पूछ लें किसी से, ऑनलाइन जाके गूगल करने की बजाय। उसके अलावा नॉर्मली कैल्शियम और विटामिन जो आयरन है सबसे कॉमन ये यूज़ हो रहा होता है। एक जनरल रिकमेंडेशन ये है कि एक टाइम पे गोलियां भर के मुट्ठी में नहीं खानी, ठीक है। अगर आपके लिए से 3 को ये सप्लीमेंट्स गैप के साथ सुबह दोपहर शाम कम से कम 4 घंटा गैप दें, क्योंकि देखिए हमारे स्टमक्स की और डाइजेशन की भी एक थोड़ा सा ना इम्बैलेंस हुआ होता है। जाके वो खिचड़ी ना बन जाए ना अंदर जाके कुछ और ना बना दे वो। हाँ, पेट में दर्द का मसला होता है। आयरन फॉर एग्जाम्पल, आयरन की मिसाल लेते हैं। आयरन एक बड़ा मुश्किल सा सप्लीमेंट होता है, ये ना पेट में दर्द भी करता है, ये कॉन्स्टिपेशन भी करता है। अब ये कह के बहुत लोग उसको लेना भी छोड़ते हैं, इसलिए फिर मैं उनको ये समझाती होती हूँ कोशिश करें नाश्ते के अंदर लें। अब नाश्ते के अंदर लेंगे उसका रीज़न एक और ये भी है कि दिन में ले लेंगे ना, बाकी दिन पानी पीने का, फाइबर खाने का एक अच्छा टाइम है आपके पास, बजाय से कि रात को याद है गोली खाई और आप सो गए, क्योंकि इसको पानी भी चाहिए और इसको फिर थोड़ा सा हल्का सा पेट में शायद डिस्कम्फर्ट भी करे स्टार्ट में। इसलिए आपने आयरन के बारे में कहा जाता है खाली पेट,
आपको निहारमू आयरन साशे जो है वो बेस्ट रहते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और विटामिन डी का कहा जाता है फैट के साथ, आप कोई भी योगर्ट ले लें, कोई भी फैट ले लें तो आपको नाश्ते में वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप एग भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में योगर्ट भी है तो साथ में विटामिन डी ले लें। बट कैल्शियम का कहा जाता है कि कैल्शियम आप दूध के साथ या रात में किसी भी वक्त ले नहीं, ये कैल्शियम के बट पता नहीं दूध वाली बात कहाँ से निकली। ये डी के लिए भी इंजेक्शन दूध के अंदर डाल के दूध के साथ में, वो इतना मसला नहीं है उसका, वो पी सकते हैं आप उसके अलावा। लेकिन एब्जॉर्प्शन ना वही हमें अगर फायदा नहीं देगी, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं, माहिर ये कहते हैं कि आपको एब्जॉर्प्शन लिया उसके बगैर, अगर दूध के बगैर, देखिए यस फैट के साथ ले लें थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन एनहांस हो सकती है, पर ये रूल नहीं है कि आपने दूध के साथ अगर नहीं लिया, दही के साथ नहीं, तो बात ही बननी ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। देखिए आप कोई भी मील ले रहे हो ना, उसमें फैट है ही है, हमारी मील में फैट है, हमें अलग से कोई फैटी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ। डी आप वैसे भी ले सकते हैं, एक नॉर्मल मील में अगर आप रोटी सालन खा रहे हैं उसमें डी ले सकते हैं, उसके लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। मसला इसमें जो सिर्फ आता है वो आता है कैल्शियम आयरन अलग अलग करें, सुबह शाम पे कर दें इसको, ठीक है, क्योंकि आयरन के अपने मसले मसाइल हैं। आयरन ने पेट में दर्द करनी है, आयरन ने थोड़ा सा आपको तंग करना है, उसको तंग करने के लिए आप दिन में छोड़ दें, कैल्शियम को रात में ले लें। बाद में टांगों में टिंगलिंग सेंसेशन, हमारे यहाँ डायबिटीज़, क्योंकि बच्चियाँ ओवरवेट प्रेगनेंसीज होती हैं, पहले पीसीओएस चल रहा था, बड़ा कॉमन है अब तो, डायबिटीज़ हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, रात को टांगों में दर्द हो रही होती है, मैग्नीशियम बहुत दफ़ा दिया जाता है उनको कि मैग्नीशियम को सप्लीमेंट ले लें, वो फिर आपने आराम से आप रात को ले सकते हैं। और इस तरह से बड़े 4 घंटे पार्ट का गैप डालें, 4 घंटे अलग अलग करें। अच्छा, ये तो आपने एक दिन में इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, फर्स्ट 3 मंथ्स, मिड के और लास्ट के, तो इसमें रूटीन सारी यही रखी जाए या उसमें मेडिकेशन भी और डाइट में कुछ फ़र्क होगा? फ़र्क होता है, इस तरह से होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एकदम तो सारे न्यूट्रिएंट्स ना थोड़े से गिर जाते हैं बॉडी में, क्योंकि एकदम से आपको वीकनेस का एहसास और बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है कि भाई कहाँ गए सारे न्यूट्रिएंट्स, और वीकनेस बहुत हो रही होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मसला ये है कि उसमें नौजिया का बड़ा एलिमेंट होता है, जो आयरन थोड़ा बहुत बच्ची में था या प्रोटीन था, वो पूरे 3 महीने में काम ख़राब कर जाता है, क्योंकि बच्चियाँ खा नहीं रही होती। सबसे पहले प्रोटीन एवर्जन स्टार्ट होती है, प्रोटीन भी वो चीज़ खा ही जा रही होती है। बड़ा कॉमन है कि अंडा भी नहीं खा रहे, अंडे से दिल ख़राब हो रहा है, सबसे ज़रूरी वक्त वही है, सबसे ज़रूरी वक्त वही है। और अगर 3 महीने बहुत होते हैं बॉडी को डेफिशिएंसी में जाने के लिए, कि आप 3 महीने एक चीज़ ना खाओ, एक न्यूट्रिएंट निकाल दो, और 3 महीने बाद आपका काम ख़राब हो जाएगा। पॉइंट ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ब्लड टेस्ट करवाते रहें, ठीक है। थोड़ा सिम्टम से बहुत गौर करें कि अब मुझे क्या फील हो रहा है। और ये मैं बड़ा इस चीज़ से मुझे होता है कि ये कहना, जब बच्ची कहती है ना, पहली बच्चियाँ होती, पहली बार प्रेगनेंसी हुई, उनको क्या पता क्या किस तरह से प्रेगनेंसीज होती हैं, और हमारी माँ कितना ही याद, उनको अपना टाइम कितना ही याद होगा, उनको याद आ जाए कि मैं बच्ची को बताऊँ कि ये मसला होगा। सो उस टाइम पे बच्ची जब आती है ना आपके पास ये कहने कि भाई मुझे दर्द हो रही है, ये कहना कि प्रेगनेंसी इतना तो होता ही है, ये गलत बात है। इसमें भी बच्चियाँ बहुत चीज़ें अपनी रिपोर्ट ही नहीं करती, तो ब्लड टेस्ट करवाते रहें। जो चीज़ हर ट्राइमेस्टर में ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि हर नॉर्मली आयरन का ज़्यादा मसला होता है और डी का मसला होता है, चीज़ ऊपर नीचे जा रही है उसके हिसाब से आपने लेना है। अगर आपको वीकनेस ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है आप खाना खा रहे हो फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि लग रहा है ताकत नहीं आ रही है बॉडी के अंदर, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ना कि फार्मेसी से जाके रैंडमली उठाएं और आप फिर ले लें। बहुत शुक्रिया यमुना चड्ढा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ाइयत, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी काफ़ी आपको रहनुमाई मिली होगी इससे। बाकी पूरे आपने अपने 9 महीने अपनी डॉक्टर से राब्ते में रहना है, और उनके बताने के बाद आपने अपने तमाम विटामिन लेने। ये ना हो कि आप रैंडमली उठाएं और फिर खाते चले जाएं। आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना भी उतना ही नुकसानदेह जितना कम हो जाना नुकसानदेह है, तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी चीज़ मत लिया करें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और कुछ बढ़ती महंगाई की बात कर लेते हैं। और अवाम ने इस वक्त दुहाइयाँ दे के मेरे ख्याल में उम्मीद भी छोड़ दी है, लेकिन बहरहाल हम वो आवाज़ पहुँचाते रहते हैं हुकाम बाला तक। इसी तरह से दीगर अशिया की अगर बात की जाए तो आटा इस वक्त मुतवसत तबके की पहुँच से बहुत दूर होने लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है, कराची में आटे की 50 किलो की जो बोरी है उसकी कीमत 600 रुपये हो चुकी है, जबकि फ़ी किलो कीमत 10 रुपये से 15 रुपये तक इजाफा उसमें देखा जा रहा है। तो इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। समीर राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। जी समीर, क्या कहना है कराची के शहरियों का, और आटे की कीमतों में इतना इजाफा क्यों देखने में आ रहा है? देखिए जी, हर गुजरते दिन के साथ कराची के शहरी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। दीगर अशिया की तरह अब देखा जा रहा है कि आटे की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। बोरी पे अगर बात करें 50 किलो की जो बोरी होती है उस पे 600 रुपये जो है वो एकदम इजाफा हो गया है। इस हिसाब से अगर बात करें तो आटे की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 15 से 20 रुपये तक इजाफा हो गया। मैं एक आटे की चक्की के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी महंगाई हो गई है? आटे के हवाले से बताएं कि कितनी कीमत बढ़ गई है आटे पे? देखें तो सही, 1 किलो लिया करते थे, अभी 12 रुपये इजाफी हो चुके हैं इसमें। अब गरीब क्या करेगा, कैसे लेगा, हम लोग कैसे लेंगे ये आटे? इतनी महंगाई में घर पे खाना खिलाना है, कैसे करेंगे हम लोग?
आप खुद बताएं हमें। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, कुछ गरीबों का ख्याल करना चाहिए। देखिए जी, रोज़ ब रोज़ जो है वो आवाम यही देखा जा रहा है कि महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। महंगाई का जिन बेकाबू है। अगर बात करें तो तमाम जो ज़रूरियात अशिया है। बहुत शुक्रिया राजपूत, हमारे नुमाइंदे आटे की चक्की पर मौजूद थे और उनका भी यही कहना है कि किस तरह से अब हम गुजारा करें, क्योंकि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर कान धरेगी और लोगों की मुश्किलात के ज़ाले के लिए संजीदा इकदाम किए जा सकें। बिल्कुल जी, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे नाजरीन, और आपको बताएंगे जैसे जैसे ज़िंदगी के रिवायती अहदाफ जैसे कि घर जो है ख़रीदना, माली इस्तेहकाम इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है, वहीं पर नौजवान नस्ल जो है अपनी ज़रूरियात की तारीफ़ को अब बदल रही है और सहूलियात को बुनियादी ज़रूरत समझने लगी है। वो कहते हैं कि लग्जूरियस लाइफ जो है, लग्जरीज़ जो हैं वो भी उनकी ज़रूरत हैं। बहुत से नौजवान प्रोफेशनल्स जो तवील वक्त काम करते हैं, वो खाना मंगवाने, बाहर खाना खाने, जिम की मेंबरशिप होना, राइडिंग या हॉर्स क्लब ज्वाइन करना, इस तरह की चीज़ों को वो अब कहते हैं कि ये हमारी ज़रूरत बन चुके हैं। वो तरजीहात में शामिल कर लेते हैं, जबकि ये लग्जरीज़ हैं, ये ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, और वो कहते हैं कि जी ये वक्त बचाते हैं और जहनी दबाव इससे कम होता है। तो वो इन अखराजात को अयाशी और फजूल खर्ची के दायरे में नहीं लाते, बल्कि ऐसी चीज़ समझते हैं जो उन्हें ज़्यादा पैदावारी, सेहतमंद और जहनी तौर पर मुतवाज़न रखती है। लेकिन क्या ये सोच ठीक है? क्योंकि हालिया मुताले के मुताबिक 50% से ज़ायद जनरेशन जी, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, और वो जो हमारी जनरेशन है मिलेनियल्स, अपने शौक़ और लाइफस्टाइल को ज़रूरत में शुमार करते हैं और वो सफ़र, बाहर खाना, जिम जैसी सरगर्मियों को छोड़ने के बजाय अपनी बचत कम करने को तरजीह देते हैं। तो इसी तमाम मामले पर कि क्या ये हमारी ज़रूरियात हैं, ये लग्जरीज़ जो है हमारी लाइफ का हिस्सा बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, या फिर हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना चाहिए, या जिस तरह से हमारे फोरफादर्स, हमारे पेरेंट्स जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, बेहतर तरीक़ाकार क्या हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए इरम बिनते सफ़िया साहिबा, लाइफ कोच, हमारे साथ मौजूद भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे इरम बिनते सफ़िया साहिबा। ये जो सोच है जेनज़ीज़ की या मिलेनियल्स की, ये कितनी प्रैक्टिकल है? इसमें कोई मुज़ाहिका है कि जितनी भी लग्जरीज़, जिनको पहले लग्जरीज समझा जाता था, अब वो ये कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल है और इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, जज़ाकल्लाह खैर फॉर हैविंग मी। क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है थोड़ा सा, बिकॉज हमारे फादर्स के पास फोन नहीं था, हमें पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब आई ग्रू अप विदाउट सोशल मीडिया एंड नाउ इट्स अ लाइफस्टाइल। सो अगेन द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो वो अब लाइफस्टाइल ही के ज़ुमरे में आएगा, लग्जरी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। एक्सेप्शन ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उधार ले लेके वो लाइफस्टाइल रख रहे हो, देन यस। अच्छा, लेकिन इरम, अगर हम थोड़ा सा देखें अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को, तो बहुत सारा जो है वो चीज़ें हमारी तर्ज़ ज़िंदगी के साथ मेल नहीं खाती हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें, अगर वक्तों की बात कर ली जाए तो एक मोटरसाइकिल पूरे घर के लिए, पूरे कुंबे के लिए काफ़ी होती थी, वो भी एक लाइफस्टाइल था। और एक गाड़ी अगर घर में मौजूद होती थी तो पूरी फैमिली के लिए वो एक गाड़ी काफ़ी रहती थी। लेकिन अब अगर आप देखें, हर बेडरूम के अंदर टीवी होना ज़रूरी है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होना ज़रूरी है, हर घर के फ़र्द के पास अपनी अलग से गाड़ी होना ज़रूरी है, हर एक का अपना अलग घर होना ज़रूरी है। ये हमने लाइफस्टाइल जो अपनाया है, ये कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर एक भारी बोझ भी डालता है। हम शायद ज़िंदगी की रंगीनियों को उस तरह से महसूस ही नहीं कर पाते, ज़िंदगी को महसूस नहीं कर पाते इस भाग दौड़ के अंदर कि मुझे फ़लाँ से ज़्यादा अच्छी गाड़ी लेनी है, उससे ज़्यादा अच्छा घर बनाना है, जबकि उसके बिना भी गुजारा बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर घर में एक गाड़ी हो तो भी गुजारा अच्छा हो सकता है, और अगर 5 हो तो भी गुजारा उसी तरह का होना है। तो क्या आप नहीं समझते कि कंपैरेटिवली हम अपने बड़ों के, हम इस दौड़ में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बेसुकून कर चुके हैं? हम बिल्कुल कर चुके हैं, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, सूरत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ रेस में लगे रहोगे जब तक तुम कब्रों में भी नहीं चले जाओगे, राइट? हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो ह्यूमन साइकी से आउटसाइड है। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोल्ड अस दैट इन द कुरान लाइक 1400 इयर्स अगो। तो गलत है, हाँ गलत है, अपना सुकून देखिए, लेकिन एज अ मुआशरा भी तो देखें, हम मुआशरा कौन सा है और क्या बन चुके हैं हम। हाँ, लोग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जी सकते हैं, कुछ
कोशिश भी करते हैं, कुछ जीना भी चाहते हैं, पर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्या लोग जीने देते हैं? एज अ लाइफ कोच, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट पेरेंट्स हैव, ओ हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो उसके पास मोबाइल नहीं, तो सारे उसके लोग दोस्त मजाक उड़ाते हैं और उसको बहुत शर्म आती है, इसलिए हमें उसको मोबाइल देना पड़ा। हालांकि नोइंगली कि मोबाइल इज लाइक कॉजिंग सो मच ऑफ मेंटल इमोशनल डैमेज, लेकिन जी हम पीयर प्रेशर में। सो ये इंसान ने खुद गेज करना है कि उसकी दुनिया और आखिरत और उसके बच्चों की दुनिया और आखिरत के लिए दुनिया में खिल्ली उड़ना इज फाइन, या have that whole episode। बिल्कुल सही है। एक और भी चीज़ है कि हम में से बहुत से लोग, या ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इसको सेल्फ केयर के तौर पे तो कंसीडर कर रही है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, या ये हमारा हक है, इसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो मार्केटिंग स्टंट्स या स्ट्रेटजीज़ जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े ममालिक या जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी तरफ से प्लान की गई है, कई सालों पे मुहित है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें इस जाल में फंसा लिया है, जिसके वजह से आज हमें ये महसूस हो रहा है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो हमें उस ट्रैप को भी तो समझना है कि जिस तरह से हम फिर बार बार वही बात कर रहे हैं कि इसके बगैर भी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती थी, जिस तरह से हमारे फोरफादर्स की गुजरी है। तो फिर हम इस ट्रैप में आते हुए क्यों कर इसका शिकार हो रहे हैं, या इसका खुद को आदी हमने बना रखा है? It's in the air। मैंने आज ही एक बिल्कुल रेलेवेंट इस टॉपिक से है कि यूएस में एक किसी जगह पे पूरे पब्लिक स्कूल्स में एआई को भेजा जा रहा है, मतलब कि एआई से ही बच्चे पढ़ेंगे, राइट? और उसके इतने बुरे इफेक्ट्स हैं, लेकिन जो एआई मैनेज कर रहे हैं उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स पढ़ रहे हैं, एआई से नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव वेरी टारगेटेड टाइम, दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। द पीपल हु आर मैनेजिंग द वर्ल्ड, देयर ओन चिल्ड्रन आर बीइंग मैनेज्ड डिफरेंटली। ये बातें आम हैं, ये छुपी हुई बातें नहीं है, लेकिन हम चूज करें। मसला ये है कि वही बात है ना, ये टाइम ऐसा है कि अगर आप चूज करो सही को ओवर व्हाट इज फेवरेबल, तो इट्स जस्ट लाइक आपने बर्निंग कोल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, करेज की जरूरत है, और हम में से कितनों के पास ये करेज है? इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स नॉट द ट्रेडेड पाथ, इट्स नॉट द नॉर्मल। हम शीप है, ह्यूमंस बाय नेचर आर शीप, वी फॉलो विदाउट थिंकिंग। और जो लोग सोचते हैं उनको अक्सर लोग पागल ही कहते हैं या आउटकास्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इरम। और लेकिन हमारी सोसाइटी में बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह ये चीज़ें बन रही हैं, ये सोशल मीडिया बन रहा है, और इसके ऊपर ये डिफरेंट ब्रांड्स की पब्लिसिटी या उन चीज़ों को हासिल करने की जुस्तजू। बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत सारे पेरेंट्स के पास वो वसाइल मौजूद नहीं होते, लेकिन जब दौड़ में लग जाते हैं तो फिर वो गलत सही को भूल जाते हैं और गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को हासिल करने में। तो हमें अपनी सोसाइटी में ये बिगाड़, इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं ताकि हम अपने बच्चों को सही और गलत समझाएं, बजाय इसके कि हम उनको एक जिस तरह से हम सोसाइटी को देख रहे हैं कि वो एक क्या उसे कहना चाहिए, एक सिंबल बन चुका है कि हमारे पास ये चीज़ होगी तो शायद हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, हमारे पास ये चीज़ होगी तो शायद हमारा स्टेटस ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस स्टेटस सिंबल से उन्हें निकाल कर अच्छे और बुरे की तमीज़ भी तो हमें सिखानी है। और बीइंग अ पेरेंट्स या बीइंग अ एक मुस्लिम, अगर हम खुद ये सीख नहीं पा रहे हैं तो हम अपनी जनरेशन को भी शायद वो ना दे पाएँ जो कि हमारे बड़ों के पास था। तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? शर्मिंदा करो यार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ के। आई एम नॉट द अथॉरिटी। जो सारी बातें आपने कर दी हैं वही फैक्ट्स हैं, तरीका वही है। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल फितरा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे आखिरत में पूछना क्या है, अमाल कैसे थे, काम क्या करके आए, जो जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था वो किया कि नहीं किया। दैट डज नॉट मीन कि शन अवे द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। लेकिन अगेन हम लोग हीरोनिज्म में चले गए हैं कि मेरे नफ्स को जो पसंद है बस मैंने वही करना है, नफ्स की वर्शिप। दैट्स आवर सोसाइटीज प्रॉब्लम कि कहीं तो अपने आप को रोको, कहीं तो उठो, कहीं तो इस नमनेस से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ द नमनेस। ठीक है, उसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है? क्या खुद को हम फिर एक ऐसे होल के अंदर कैद कर लें, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हमें दस्तयाब हैं वो तो इसकी तरवीज देते हैं, वो तो इसको बढ़ावा देते हैं। तो फिर किस तरह से दुनिया से कट के अलग थलग रहते हम सही ट्रैक पे खुद को ला सकेंगे? हम रह सकते हैं। हम ऑनेस्टली, डू वी नीड सोशल मीडिया 24 आवर्स? नहीं। डू वी नीड टू बी कनेक्टेड 24 आवर्स? नहीं। न्यूज़ चैनल्स एक ही न्यूज़ को 50 पूरा 24 घंटे से you're cycling the same thing।
लोग कट ऑफ होके भी जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। यू फिगर आउट नेसेसिटी क्या है और इंडल्जेंस क्या है, हर बंदे के लिए सेपरेट होगा। आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन, मेरा काम सोशल मीडिया पर, आई कैन नॉट से सोशल मीडिया बंद कर दो, ठीक है, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन आई कैन डेफिनेटली एज अ यूजर टू सोशल मीडिया से I can actually cut my hours as a observer, as a even as a business person। नहीं जरूरत है भाई, 24 घंटे कोई भी नहीं होता दुकान पे, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल सही। और अगर इरम हम जिस तरह से कह रहे हैं, आप कह रही थी कि ये लाइफस्टाइल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लाइफस्टाइल है कि हमें जिम भी जाना है, हमारे पास अच्छे अच्छे क्लब्स की मेंबरशिप भी होनी चाहिए, हमारे पास वो तमाम लग्जूरियस होनी चाहिए जो कि ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुकी है इस वक्त। लेकिन क्या अगर हमारे पास किसी जिम की मेंबरशिप नहीं है तो हम वॉक नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी को अपनी फ़िटनेस को बरकरार नहीं रख सकते? क्या हम नेचर के करीब ज़्यादा नहीं हो सकते, या बहुत सारी आसाइशों के बदले में हम कुछ और चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा सस्ते दामों भी हमें दस्तयाब हैं? तो फिर हमने उन्हीं चीज़ों के पीछे क्यों भागना है, बजाय इसके कि हम वो चीज़ें जो नेचर से हमें करीब भी कर सकती हैं और हमारी सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छी हैं, हम उनके करीब चले जाएं? डिस्कनेक्शन विद ह्यूमन बींग्स, हमारे रिलेशनशिप्स ही स्ट्रांग नहीं रहे हैं। किसी ज़माने में 4 लोग, आपके घर के ही 4 लोग, आप उनसे थोड़ी देर के लिए बात कर लेते थे, आप इमोशनली रेगुलेट हो जाते थे। अब उन्हीं 4 लोगों के साथ रहते हुए आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड रहते हो, सो यू गो आउटसाइड टू मीट अदर पीपल, पेइंग अदर पीपल टू फील कनेक्शन। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन वो जो एक वॉइड है ना, वो ब्लैक होल क्या है? हर बंदे का कोई ना कोई है आज के जमाने में, ठीक है? व्हाट इज द ब्लैक होल दैट यू आर ट्राइंग टू फिल इन? किस चीज को पूरा करने के लिए किस चीज के पीछे भाग रहे हो? सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ इमेज खराब है, अपने आप को, बॉडी डिस्मॉर्फिया इतना कॉमन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। दिस आइडिया दैट दिस पर्सन हु इज कमिंग ऑन द स्क्रीन हैज दिस फलाना फोन, और अगर ये फोन हो जाएगा तो मुझे ये जो 10 लोग जिनको मैं चाहता हूँ मुझे इनकी अटेंशन मिल जाएगी। क्या वो, आई मीन इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड विद ह्यूमन साइकी एंड फीलिंग लेस। बिजनेसेस क्या बेचते हैं? यू आर इफ यू डोंट हैव दिस। जी, तो हमें इस धोखे से बचना है, इस जाल से बचना है। अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाइए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, और जितना आप सादा रखेंगे, अपने लग्जरीज से दूर रखेंगे ख़ुद को, उतना ही आप प्रैक्टिकल भी होंगे और उतना आपके ऊपर बोझ भी कम होगा और आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इरम बिनते सफ़िया साहिबा लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद थी। और ये जो जेंजीज़ हैं या मिलेनियल्स हैं, इस बहस से निकलते हुए ये किसकी नीड है, ये किसने ट्रेंड शुरू किया, हमें मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लेना चाहिए इससे जान छुड़वाने के। बिल्कुल, और अपनी ज़िंदगी को जितना आप आसान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे, और अपनों से कनेक्शन जो है वो आपका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों से तो वो अपने ही निकाल लेते हैं, और घर में अगर एक गाड़ी भी होगी ना तो सबका गुजारा हो जाएगा। ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बिजनेस कम्युनिटी की, जो कि सुपर टेक से बड़े नाला नजर आते हैं, तो इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बात करते हैं प्रोग्राम में नए माली साल के बजट की, जिसको बनाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी ने अहम तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं। लेकिन क्या इस पे कान धरे जाते हैं? नहीं, क्योंकि नए माली साल 2026-27 के लिए बजट साजी का मरहला बिजनेस कम्युनिटी ने सुपर टैक्स ख़त्म करने का, कॉर्पोरेट टैक्स में बतदरीज कमी का मुतालबा कर दिया है। लेकिन इसके बगैर किस तरह से हुकूमत गुजारा करेगी? बिल्कुल, और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपये जो है वो फिक्स टैक्स लगाने और वसूली बिजली के बिलों में भी कमी करने की तजवीज़ दे दी गई है। तो ऑटो पार्ट्स पर भी सेल्स टैक्स ख़त्म करने और इंपोर्ट ड्यूटी 35% से कम करके 10% पर लाने का कहा जा रहा है। तो इससे शायद ताजर बरादरी को तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और टैक्स वसूलियाँ जो वैसे भी कम होने की वजह से जो टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। उसके बाद फिर बोझ आम आवाम पर पड़ता है, जो सैलरी तबका आवाम भी है वो भी इसका बोझ बर्दाश्त करते हैं। सब पर मुतालबात हैं, ताजरों से पूछ लेते हैं। इन सब पर बात करने के लिए शिव रफीक ताजर रहनुमा, सीनियर ताजर रहनुमा हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और शेख साहब, आप ही से जानेंगे कि जो तजावीज़ दी गई हैं हुकूमत को आपकी जानिब से, कितना आप समझते हैं कि हुकूमत इनको मान लेगी? और अगर ताजुर बरादरी यूं ही टैक्सेस से बच जाएगी, सुपर टैक्स भी माफ़ करवा लेगी और तमाम तरह के टैक्सेस से छूट लेगी, तो आम आवाम यानी कि मैं और जुनेद जो सैलरी तबका हैं, ये सारा बोझ तो उन पर आ पड़ेगा। तो ये तजावीज़ किस तरह से एक्सेप्टेबल होंगी, ये बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। और जैसे कि आप बात कर रही हो सुपर टैक्स पे, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखें, लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट अपना जो टैक्स के जो टारगेट्स है पूरी तरह हम उसको अचीव नहीं कर सके।
तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ हुकूमत से वक्त से यही गुजारिश करते हैं कि सुपर टैक्स जैसे जो इनिशिएटिव है इसको टेम्परेरी रखा जाए और हमें एक वाज़ेह रोड मैप दिया जाए। पाकिस्तान की देखें, अगर मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करूं, खासतौर पर मैं आई बिलोंग टू सियालकोट, तो मुल्क के लिए हम प्रीशियस एक फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं और हमने इससे जो कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में अपना भरपूर अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हम पर अगर मजीद बोझ डाला जाता है तो इंटरनेशनल जो कम्पेटिटिवनेस है हमारी वो सख्त मुतासर होगी। और जो वक्त आ गया, मैं समझता हूँ कि हमें जो अपना टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसको हमारी जो ग्रोथ है उसके साथ अलाइन किया जाए, ना कि हमारी जो ग्रोथ है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अगर सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो मैं समझता हूँ एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरी है कि जो एक इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस इंक्रीज हुई है, हमारी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, हमारे पे टैक्सेशन का जो एक बर्डन डाला जा रहा है और जो हमारा जो रिफंड सिस्टम्स है, हमारे सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसके अलावा हमारे ड्यूटी ड्रॉबैक्स है, उनमें डिले है, जो कि एक्सपोर्टर्स की मैं समझता हूँ कि एक जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी सलाहियत को एक मुतासर किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, मैं समझता हूँ कि हम हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स को जो इसमें टैक्स रिलीफ दिया जाए जो आने वाला बजट अच्छा, है। टैक्स रिलीफ के अंदर क्या क्या चाह रहे हैं आप शेख साहब, अगर थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर सकें, सुपर टैक्स में क्या चीज़ काबिल एतराज़ है आपके ख्याल में जो नहीं होनी चाहिए, जिससे ताजिर बरादरी को फ़ायदे के बजाय नुकसान होने का अंदेशा है? देखिए, सुपर टैक्स जो था ना, एक पहले जो एक टेम्परेरी मेजर था, अब इसको एक परमानेंट ये बर्डन बनता जा रहा है और ये एक जो डबल टैक्सेशन है ये हमारे प्रॉफिट पे, हमारी ग्रोथ पे, हमारी एक्सपेंशन पे बड़ा इफेक्ट कर रही है। सुपर टैक्स से जो हमारी कॉस्ट है ये बढ़ गई है। इसके अलावा जो बायर्स इजी शिफ्ट हो जाते हैं जब देखते हैं कि यहाँ पे एक तो प्रॉफिट पे टैक्सेशन है प्लस सुपर टैक्स है, तो जो हमारा कैश फ्लोस का जो क्रंच है, लिक्विडिटी बड़ी मुतासर होती है। अगर हम इस पे बात करें तो हमारा देखें जो FTR NTR सिस्टम है, एक FTR सिस्टम मियां नवाज साहब ने इम्प्लीमेंट किया था और पिछले 2 सालों में इसमें काफी तब्दीलियां की गई हैं। हमने DG टैक्स पॉलिसी से ये एक बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो कंपनियां 50 करोड़ जिनकी एक्सपोर्ट है, इन पे 1% टैक्स लगा दें आप। जिनकी 50 करोड़ से 1.25 अरब तक एक्सपोर्ट है, इन पे 1.5% टैक्स लगाएं। जिनकी 2 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट है, उन पे 2% टैक्स लगा दे और उनको साथ एक ऑप्शन भी दे, और कोई FTR में रहना चाहिए, फिक्स टैक्स रजीम में रहना चाहता है, या वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आना चाहता है, उसकी परमिशन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हेल्दी इनिशिएटिव है। अगर हम अपने रीजनल कंपेटिटर्स को देखें, ये आपकी बात ठीक है, तजवीज़ आपकी ठीक है, स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और उसके मुताबिक अपने मामला आगे बढ़ाने चाहिए ताकि ताजिर बिरादरी भी हुकूमत का साथ दे टैक्स कलेक्शन के अंदर। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुके हैं तो हम इजाज़त चाहेंगे। शेख ज़ुहैब रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।